स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ध्वनि की चाल। हम लोगों का जो तरंग और ध्वनि चैप्टर चल रहा है, इसमें 3 क्लासेस हो चुकी हैं, तो उन क्लासेस को नहीं देखे हैं तो जरूर देखिएगा। आज हम लोग ध्वनि के बारे में पढ़ेंगे। गुणता क्या होता है, प्रबलता क्या होता है, आयाम क्या होता है, तरंग दैर्ध्य, ये सारे हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, ध्वनि की चाल न्यूटन। हवा में ध्वनि तरंग दैर्ध्य, जब ध्वनि गमन करती है तो ताप नियत रहता है। यहाँ पे 280 मीटर प्रति सेकेंड, 332 मीटर प्रति सेकेंड प्रायोगिक मान है। यहाँ पे लाप्लास के अनुसार देखिए, न्यूटन के अनुसार हवा में ध्वनि की चाल, जब ध्वनि गमन करती है तब ताप नियत रहता है, तरंग अनुदैर्ध्य है। अगला देखिए, यानी ध्वनि कैसी तरंग है, अनुदैर्ध्य तरंग है। न्यूटन के कहने के अनुसार ध्वनि अनुदैर्ध्य तरंग है, लेकिन न्यूटन का कहना था कि जब ध्वनि गमन करती है तो ताप नियत रहना चाहिए, तो इसका मान होता है 280 मीटर प्रति सेकेंड, या जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो 332 मीटर प्रति सेकेंड भी ले लेते हैं। अगला है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लाप्लास के अनुसार हवा में ध्वनि की चाल, ये तरंग अनुदैर्ध्य है। जब ध्वनि गमन करती है तो ऊष्मा नियत रहती है। यहाँ पे देखिए, ध्यान दीजिएगा, जब न्यूटन का कहना था कि ध्वनि चलती है तो ताप नियत रहता है, और लाप्लास का कहना था कि ऊष्मा नियत रहता है, तो 332 मीटर प्रति सेकेंड ध्वनि की चाल होती है। यहाँ पे देखिए, न्यूटन के अनुसार ध्वनि की चाल v बराबर रूट के अंदर p/d से प्राप्त हुई है। लाप्लास के अनुसार ध्वनि की चाल v बराबर लैम्डा p/d से प्राप्त हुई है। यहाँ पे ध्वनि के लक्षण देखिए, ध्वनि के लक्षण क्या होते हैं, तो 3 प्रकार से, जैसे तीव्रता, तारत्व, गुणता। ध्वनि के 3 लक्षण हैं। यहाँ पे देखिए, इंटेंसिटी, पिच, क्वालिटी। तो देखिए, इंटेंसिटी का तीव्रता, आपकी ध्वनि कितनी तेज और कितनी धीमी है। तारत्व, आपकी ध्वनि कितनी पतली और कितनी मोटी है। और गुणता, आप एक दूसरे इसके अनुसार आप दूसरे लोगों की ध्वनि की तुलना कर सकते हैं। तो ये तीनों हो जाए। तारत्व, कितनी दूर तक आपकी ध्वनि जाती है। पिच, यहाँ पे तारा तो आपकी ध्वनि कितनी पतली और मोटी है। तीव्रता, आपकी ध्वनि कितने दूर तक जाती है। गुणता, आप दूसरे की ध्वनि को सुन के कैसे पहचान लेते हैं। तो चलिए हम लोग एक एक करके पढ़ना स्टार्ट करते हैं। पहला है तीव्रता, यानी यहाँ पे देख सकते हैं इंटेंसिटी। यह ध्वनि का वह लक्षण है जिसके कारण ध्वनि धीमी अथवा प्रबल सुनाई पड़ती है। ध्वनि की तीव्रता आयाम पर निर्भर करती है, यानी जो ध्वनि की तीव्रता होती है आयाम पे निर्भर करती है। तो I प्रोपोर्शनल A², यानी आपका आयाम का स्क्वायर हो जाता है और तीव्रता। तो यहाँ पे I तीव्रता है, A आयाम है। अगला देखिए, ध्वनि की तीव्रता का SI मात्रक माइक्रोवाट या माइक्रोवाट प्रति मीटर स्क्वायर होता है। ध्वनि की तीव्रता का व्यवहारिक मात्रक डेसिबल होता है। बेल के 10वें भाग को डेसिबल कहते हैं, यानी जो बेल का 10वां भाग है उसे डेसिबल कहते हैं। 45 डेसिबल तक की ध्वनि मनुष्य के कान के लिए हानिकारक नहीं है, जबकि 95 से 100 डेसिबल के बाद की ध्वनि कान के लिए हानिकारक है। ये WHO के अनुसार है। यहाँ पे देखिए, फुसफुसाहट, या जब धीमे धीमे आप बात करते हैं तो 15 से 20 डेसिबल ध्वनि होती है। साधारण बातचीत 30 से 40 डेसिबल ध्वनि से करते हैं। अगला है तारत्व, पिच। यहाँ पे देखिए, यह ध्वनि का वह लक्षण है जिसके कारण ध्वनि मोटी या पतली सुनाई देती है। तो ये फ्रीक्वेंसी प्रोपोर्शनल होता है, पिच यानी आवृत्ति प्रोपोर्शनल होता है। यहाँ पे तारत्व, जितना आपकी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी उतना आपकी पिच बढ़ता है। महिलाओं का पिच ज्यादा होता है जिससे कि ध्वनि पतली होती है। तो यहाँ पे ध्वनि के तारत्व आवृत्ति, यहाँ पे देखिए, लड़कों की आवाज, मच्छरों की टरटराना आदि की तारत्व कम होती है। तो जिसकी पिच ज्यादा उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा उसकी ध्वनि पतली, और जिसका पिच कम उसकी आवृत्ति कम और उसका आवाज भी मोटा। क्वालिटी क्या होती है, गुणता क्या होता है, तो ध्वनि की तीव्रता और तारत्व दोनों समान रहने पर भी ध्वनि में अंतर कर पाना गुणता का कारण होता है। गुणता ओवरटोन, अधिस्वरक या सनादि पर निर्भर करता है। गायक की आवाज में अंतर, परिचितों की आवाज में अंतर, विभिन्न वाद्य यंत्रों की आवाज में अंतर गुणता के कारण होता है। यहाँ पे देखिए, ध्वनि पे किसका किसका प्रभाव पड़ता है। तो पहला, तापमान बढ़ेगा तो ध्वनि बढ़ेगी। आप लोग की यहाँ पे आर्द्रता बढ़ेगा तो ध्वनि बढ़ेगी, लेकिन दाब बढ़े या घटे, ध्वनि पे दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अगर ध्वनि आपके तरफ गाड़ी आ रही है और आपके तरफ आएगी तो तेज सुनाई देगी, आपसे दूर जाएगी तो कम सुनाई देगी। तो देखिए, तापमान के बढ़ने से ध्वनि का वेग बढ़ता है तथा तापमान के घटने से ध्वनि का वेग घटता है। ध्वनि का वेग तापमान के वर्गमूल के समानुपाती होता है। तो यहाँ पे देखिए, V प्रोपोर्शनल √T। यहाँ पे नोट, 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ाने से वायु में ध्वनि का वेग
0.61 सेंटीमीटर यानी 61 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड या 0.61 मीटर प्रति सेकेंड बढ़ जाता है। यहाँ पे देखिए V1 बराबर K√T1, यहाँ पे V2 बराबर अपान V2 बराबर K√T2, तो V1 V2 बराबर T1 T2 हो जाता है। अगला देखिए यहाँ पे क्वेश्चन भी दिया गया है, तो कितने तापमान पर ध्वनि का वेग 17 डिग्री सेल्सियस पर के वेग के दुगुना हो जाए, तो V1 बराबर V, T1 बराबर 17। तो यहाँ पे केल्विन में इसको सेल्सियस को केल्विन में बदलने के लिए 273 में जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे देखिए V2 बराबर 2V और T2 पूछा गया है, तो V1 अपन V2 बराबर √T1/T2, तो V1 से V1 कट गया, 2 बच गया, और यहाँ पे 290/T2। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे 1/4 बराबर 290/T2, तो 1/2 बराबर रूट के अंदर 290/T2, तो T2 बराबर 1160 केल्विन, तो T2 बराबर 1160 माइनस 273, तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाता है 887 डिग्री सेल्सियस। अगला देखिए गैसों का अणु भार, यानी गैसों का अणु भार। देखिए किसी गैसों का अणु भार बढ़ने से ध्वनि का वेग घटता है, यानी गैसों का अणु भार बढ़ेगा तो ध्वनि का वेग घटेगा तथा घटने से बढ़ता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं V प्रोपोर्शनल 1/√m, जहाँ m गैसों का अणु भार है, V ध्वनि का वेग है। अगले देखिए यहाँ पे देख सकते हैं V1/V2 बराबर M2/M1। यहाँ पे सबसे हल्की गैस हाइड्रोजन है, इसलिए इसमें ध्वनि का वेग सबसे अधिक होता है, तथा सबसे भारी गैस टंगस्टन हेक्साफ्लोराइड है, इसलिए इसमें ध्वनि का वेग सबसे कम होता है। यानी जब कोई हल्की वस्तु है तो उसमें ध्वनि तेज, जब भारी होगी तो उसमें ध्वनि कम हो जाएगी। यहाँ पे ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगला है आर्द्रता यानी ह्यूमिडिटी, तो आर्द्रता के बढ़ने पे ध्वनि का वेग बढ़ता है और घटने पे घटता है। दाब का ध्वनि पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अगला है यहाँ पे देखिए इलास्टिसिटी यानी प्रत्यवस्था, प्रत्यवस्था के बढ़ने से ध्वनि का वेग बढ़ता है तथा प्रत्यवस्था के घटने से ध्वनि का वेग घटता है। निर्वात की प्रत्यवस्था शून्य होने के कारण निर्वात में ध्वनि का संचरण नहीं होता है। तो प्रत्यवस्था ठोस में सबसे ज्यादा, द्रव और गैस। प्रत्यवस्था का मतलब होता है कि आप किसी चीज को दबा के कितना छोटा कर सकते हैं। तो ठोस पे आप नहीं, ठोस कोई वस्तु ठोस है तो उसको ज्यादा नहीं फोर्स दे पाएंगे, द्रव पे थोड़ा दे पाएंगे, गैस पे बहुत कम होगा। तो ध्वनि का वेग ठोस में ज्यादा, द्रव में ज्यादा, गैस में, ठोस में सबसे ज्यादा, फिर द्रव, फिर गैस में। यहाँ पे देखिए सबसे अधिक प्रत्यवस्था कांच की होती है। देखिए यहाँ पे देखिए सबसे अधिक प्रत्यवस्था कांच की होती है, उसके बाद इस्पात की होती है, इसलिए ध्वनि का वेग क्वार्ट्ज यानी कांच में सबसे अधिक होता है, फिर उसके बाद इस्पात में वेग अधिक होता है। यहाँ पे देखिए किसी गैसों का अणु भार बढ़ने से ध्वनि का वेग घटता है तथा घटने से बढ़ता है, जबकि दाब पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, बाद बाकी तापमान आर्द्रता के बढ़ने से ध्वनि का वेग बढ़ता है तथा घटने से घटता है। अगला है डॉपलर प्रभाव। यहाँ पे देखिए डॉपलर का प्रभाव ध्वनि तथा प्रकाश दोनों के लिए मान्य होता है। तो डॉपलर का प्रभाव ध्वनि तथा प्रकाश दोनों के लिए मान्य होता है। आगे देखिए इसमें इसे क्वेश्चन भी है। देखिए जब श्रोता और श्रोताओं के बीच अपेक्षित गति होती है तो स्रोत द्वारा उत्पन्न की गई ध्वनि की आवृत्ति श्रोता द्वारा सुनी गई ध्वनि की आवृत्ति से भिन्न होती है। इस प्रभाव का अध्ययन डॉपलर प्रभाव कहलाता है। डॉपलर प्रभाव का सूत्र देखिए यहाँ पे NS स्रोतोत है, N0 स्रोतोत द्वारा सुनी गई ध्वनि की आवृत्ति है और द्वारा उत्पन्न की गई ध्वनि की आवृत्ति है। यहाँ पे सोर्स का वेग है, ऑब्जर्वर्स का वेग है, ध्वनि का वेग है। यहाँ पे इस पे एक क्वेश्चन है तो इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए डॉपलर का प्रभाव प्रकाश के लिए। डॉपलर प्रभाव के अनुसार अगर कोई तारा पृथ्वी के नजदीक आ रहा हो तो उससे आने वाली प्रकाश का रंग बैगनी की ओर विस्थापित होगा। यहाँ पे ध्यान दीजिए, डॉपलर प्रभाव के अनुसार अगर कोई तारा पृथ्वी के नजदीक आ रहा है तो उससे आने वाले प्रकाश का रंग बैगनी की ओर विस्थापित होगा, और अगर कोई तारा पृथ्वी से दूर जा रहा है तो उससे आने वाले प्रकाश का रंग लाल की ओर विस्थापित होगा। बिग बैंग सिद्धांत थ्योरी डॉपलर प्रभाव पर आधारित है जो सापेक्षिक गति की व्याख्या करता है। यहाँ पे देखिए लाल और बैगनी, अगर पृथ्वी के तरफ आ रहा है तो बैगनी की ओर और पृथ्वी से दूर जा रहा है तो लाल की तरफ। इसका मतलब हुआ कि अगर पृथ्वी से दूर जा रहा है तो उसका तरंग दैर्घ्य बढ़ेगा लेकिन फ्रीक्वेंसी कम होगी, आवृत्ति कम होगी, लेकिन उसका तरंग दैर्घ्य बढ़ेगा। लेकिन जैसे वो पृथ्वी के तरफ आ रहा है तो बैगनी की तरफ आने का मतलब कि उसका तरंग दैर्घ्य घटेगा, आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी, ऊर्जा बढ़ेगा। तो आज की वीडियो पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम ध्वनि का परावर्तन